तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अफ्रीका के स्प्लिट की। जी हाँ, अफ्रीका दो हिस्से में टूट रहा है। ये क्यों और कैसे हो रहा है पूरी कहानी हम बताएंगे, मगर इसके लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे पता चलता है कि अफ्रीका महाद्वीप टूट रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगले कुछ सालों में ही आप इसे दो भागों में टूटते हुए देख पाओगे। जी नहीं, क्योंकि इसे टूटने में अभी भी हजारों साल लग जाएंगे। मगर सोचने वाली बात है कि आखिर ये चेंज हो क्यों रहा है, आखिर अफ्रीका टूट क्यों रहा है। तो आपको बताते चलें कि इसका मेन रीज़न है प्लेट टेक्टोनिक्स। असल में कॉन्टिनेंट एंड ओशन के नीचे प्लेट्स मौजूद हैं। तभी तो जब इन प्लेट्स में मूवमेंट होती है तो उनका सीधा असर कॉन्टिनेंट और ओशन पर नजर आता है, क्योंकि हमारी धरती कई टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी हुई है। असल में हमारी धरती का लिथोस्फीयर कई टेक्टोनिक प्लेट में बटा हुआ है। अगर बात करें लिथोस्फीयर की, तो लिथोस्फीयर धरती के उस हिस्से को कहा जाता है जो क्रस्ट और मैंटल के ऊपर पार्ट से बनता है। ये प्लेट्स एक जगह स्टेबल नहीं होती, बल्कि मूव करती रहती हैं। मगर ये बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला है, कितनी डेवलपमेंट और प्रगति के बावजूद आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये प्लेट्स मूवमेंट आखिर क्यों करती हैं। तभी तो प्लेट्स मूवमेंट क्यों करती हैं, इसके बारे में अभी भी अलग अलग विचार निकल कर आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें यूनिवर्सल माना जाता है। इनमें से एक ऐसा ही एक फैक्टर है एस्थेनोफेयर में कन्वेंशन करंट और प्लेट के बीच बाउंड्री में जनरेटेड फोर्स। ये फोर्स ना केवल प्लेट्स को मूव करता है, बल्कि इनकी वजह से कभी कभी प्लेट रैप्चर भी हो जाती हैं। इन प्लेटों के टूटने से ही लिफ्ट बनता है और नई प्लेट बाउंड्रीज बन जाती हैं। ईस्टर्न अफ्रीका में भी ऐसा एक फिनोमेना देखा जा रहा है, जिसकी वजह से अफ्रीका महाद्वीप दो भागों में टूट रहा है। असल में गल्फ ऑफ एडम से साउथ में जिम्बाब्वे तक 3000 किलोमीटर लंबी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बन गई है, जो अफ्रीकन महाद्वीप के दो भागों में डिवाइड कर रही है। ये दो प्लेटों के खिसकने की वजह से बनी है और इन्हीं की वजह से इसका एक्सपेंशन भी हो रहा है। इनमें एक सोमालिया प्लेट है और दूसरी न्यूबियन प्लेट। वैसे तो ये स्प्लिट बहुत दिनों से चला आ रहा है, मगर ये सुर्खियों में 2018 में आया। ऐसा इसलिए क्योंकि 2018 में कीनिया रिफ्ट वैली में एक बहुत बड़ी दरार सामने आई, जिसकी वजह से नैरोबी हाईवे का एक पार्ट कोलैप्स हो गया। इस कोलैप्स को अफ्रीकन टेक्टोनिक एक्टिविटी के साथ लिंक किया जाने लगा। हालांकि कुछ जूलॉजिस्ट का कहना है कि ये एक एरोजन गली फॉर्मेशन हो सकता है, मगर इस पर सवाल इसलिए उठाए जाते हैं कि आखिर इसी जगह पर फॉर्म क्यों हुआ है। इस क्रेक को देखकर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर ये क्रेक बढ़ता रहा तो जल्दी अफ्रीका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और अफ्रीका के दो पार्ट के बीच में एक नया महासागर उभर कर आ जाएगा। ऐसा होने से युगांडा और जाम्बिया जैसे देशों का अपना अलग कोस्ट लाइन बन जाएगा। आखिर स्प्लिटिंग है क्या, तो बताते चलें। साइंस जर्नल के अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग तब होती है जब एक सिंगल टेक्टोनिक प्लेट दो या दो से ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट में डिवाइड हो जाती है। ऐसा होने से लो लैंड रीजन का फॉर्मेशन होता है और इसे रिफ्ट वैली कहा जाता है। वैसे हम आपको बताते चलें, ये रिफ्ट वैली लैंड पर भी बन सकती है और महासागर में भी। असल में जब टेक्टोनिक प्लेट्स विपरीत दिशा में स्टेज करती हैं तो बीच में एक गैप बन जाता है, जिसे रिफ्ट वैली कहा जाता है। मगर धीरे धीरे ये स्क्रैच इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि यह गैप टूटकर अलग हो जाता है, जिससे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसा कि अफ्रीका के साथ होने वाला है। मगर ये सब होना इतना आसान नहीं होता। इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि वोल्केनो का फटना और समुद्रों का बनना। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में पहली बार देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल चुकी हैं। जब साउथ अमेरिका, अफ्रीका और भारतीय महाद्वीप अलग हुए थे तो साउथ अटलांटिक ओशन का जन्म हुआ था। यही वजह है कि आज भी साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कोस्ट लाइन देखने में बिल्कुल सिमिलर लगती हैं, मानो किसी ने दो पार्ट करके अलग अलग जगह रख दिए हों। और अगर इन्हें जोड़कर देखा जाए तो ये आज भी फिट होते हुए दिखाई देती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट भी कुछ ऐसी ही है, जो मेंटल स्ट्रेस की वजह से क्रिएट हो रही है। अगर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट की बात की जाए तो ये एक एक्टिव रिफ्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके नीचे मौजूद मेंटल लगातार स्ट्रेच हो रहा है। मेंटल की बात की जाए तो ये सिलिकेट की बनी हुई चट्टान होती है, जो धरती में आउटर कोर और क्रस्ट के बीच मौजूद है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट में हो रहे मेंटल सर्कुलेशन का रीज़न इस मेंटल में मौजूद प्लूम है।
अगर प्लूम की बात की जाए तो ये धरती के चट्टानी क्रस्ट के नीचे का हिस्सा है, जिसे मैग्मा लिक्विड फॉर्म में होता है, जहाँ पर वॉल्केनो में निकलने वाला मैग्मा मौजूद होता है और इसी मैग्मा से जनरेटेड हीट की वजह से धरती की चट्टानी क्रस्ट पिघलने लगती है और धरती के सरफेस पर वॉल्केनो एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं। ये प्लूम अफ्रीकन वैली में भी मौजूद है, जो रिफ्ट वैली के फॉर्मेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है। वैसे हम आपको बताते चलें कि ईस्ट अफ्रीकन सिस्टम में ऐसी कई रिफ्ट वैली हैं जो एक दूसरे से बॉन्डिंग फॉल्ट के थ्रू सेपरेटेड है, मगर ऐसा नहीं है कि ये एक साथ फॉर्म हुई है। इनफैक्ट इनका फॉर्मेशन एक सीक्वेंस में हुआ है और आज भी ये रिफ्ट 2.5 से 5 सेंटीमीटर स्प्लिट से हर साल जिम्बाब्वे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मगर बहुत ही कम स्पीड होने की वजह से हम इसको नोटिस नहीं कर पाते। अपोजिट फोर्स की वजह से न्यूबियन और सोमालियन प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में भूकंप के चांस हाई होते जा रहे हैं। इसलिए अफ्रीका में साइस्मिक एक्टिविटी लिफ्ट वैली के आसपास कुछ ज़्यादा ही होती है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट की बात की जाए तो इसका फॉर्मेशन 2005 में इथोपिया के डेजर्ट में 135 मील के बड़े क्रैक से शुरू हुआ था। ये टेक्टोनिक प्रक्रिया की वजह से हुआ था, क्योंकि यह वैली 3 टेक्टोनिक प्लेट के बॉर्डर पर है और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट के एक दूसरे के दूर जाने की वजह से ये सामने आया था। अगर इन प्लेटों की बात की जाए तो इनका नाम है अफ्रीकन न्यूबियन, अफ्रीकन सोमालिया और अरेबियन प्लेट। इसके बारे में एक जियोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर मोर का कहना है कि अफ्रीकन लिफ्ट वैली धरती का एकमात्र ऐसा पार्ट है जहाँ पर कॉन्टिनेंटल लिफ्ट से ओशनिक रिफ्ट के ट्रांजिशन का अध्ययन किया जा सकता है। साथ ही इसके बारे में एक और ख़ास बात है जिसका शायद आपको नहीं पता होगा। असल में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट की वजह से ही ईस्ट अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया के बीच में लाल सागर और अदन की खाड़ी का उद्भव हुआ है। ये सब कब और कैसे हुआ, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि अरब प्लेट अफ्रीका से 1 इंच प्रति ईयर की स्पीड से दूर हो रही है। अगर ये स्पीड ऐसे ही चलती रही तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लाल सागर और अदन की खाड़ी अफर रीजन में बाढ़ लादेगी, जिसे ईस्ट अफ्रीकन वैली का स्प्लिट एक महासागर में तब्दील हो जाएगा। अगर अफार रीजन की बात की जाए तो अफार रीजन को रीजन 2 के नाम से भी जाना जाता है, जो इथोपिया का एक स्टेट है जहाँ पर अफार नाम की एक जनजाति भी रहती है। अगर अफ्रीका का ये भाग टूटा तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट एक अलग कॉन्टिनेंट बन जाएगा। लेकिन इस वैली में लगातार दरार तो आ रही है, मगर वॉल्केनिक और भूकंपी गतिविधियाँ बहुत इधर लिमिटेड है। मगर अफार रीजन में पूरा रिफ्ट वैली वॉल्केनो से कवर है, जिससे पता चलता है कि इस एरिया में लिथोस्फीयर बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है, जो कभी भी टूट सकता है। लेकिन अगर ये टूटा तो इन टूटे हुई प्लेट के बीच में मैग्मा सॉलिड होकर एक नया कॉन्टिनेंट बना देगा और पूरी रिफ्ट में ओशन का पानी फ्लो करने लगेगा। साथ ही इंडियन ओशन में इथोपिया, सोमालिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के टूटे हिस्से के लार्ज आइलैंड फॉर्म होंगे। अभी एक सवाल जहन में आता है कि आखिर कितने टाइम बाद अफ्रीका 2 हिस्से में टूटकर अलग हो जाएगा। तो आपको मैं इधर बताते चलूं कि ये बहुत ही धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है, जिसे मैच्योर होने में हज़ारों साल लग जाते हैं। और अभी हम जिस ओशन और नए कॉन्टिनेंट के बनने की बात कही है, इसे बनने में भी 5 से 10 मिलियन साल लग जाएंगे। इस रिफ्ट से जो स्मॉल कॉन्टिनेंट क्रिएट होगा उसमें सोमालिया, केन्या, इथोपिया और तंजानिया के पार्ट शामिल होंगे। ये घटना इतने दिनों बाद होगी कि शायद हम लोग इसे देख नहीं पाएंगे, मगर चाहे हम इसे देख पाएँ या ना देख पाएँ, लेकिन ये हमारी धरती को एक नया आकार जरूर दे देगा। शायद तब धरती पर 7 नहीं बल्कि 8 कॉन्टिनेंट होंगे और हाँ, ओशन की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।